हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन परमाणु मॉडल देख रहे थे, उसमें थॉमसन मॉडल पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल। परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड मॉडल और रदरफोर्ड और उसके दो विद्यार्थियों हैंस गीगर और अर्नेस्ट मोर्सडेन। ये दो विद्यार्थी थे किसके? रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड और उसके दो विद्यार्थियों ने मिलकर के सोने की पतली पर्णिका पर, और सोने की पर्णिका की मोटाई थी 100 mm। अब सोने की पर्णिका क्यों ली? वो इसलिए ली क्योंकि सोने को बहुत पतली पर्णिका में बदला जा सकता है, क्योंकि उसकी तनन सामर्थ्य और आघात वर्ध्यता यानी चोट मारने से फैलने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसलिए सोने की पर्णिका यानी पतली से पतली पन्नी सोने की बनाई जा सकती है। इसलिए सोने की लगभग 100 mm मोटाई की पतली पर्णिका ली और उस पर अल्फा कणों के रेडियो एक्टिव पदार्थ, जो अल्फा कणों का स्रोत था, उससे अल्फा कणों की बौछार करवाई। किस पर? इस सोने की पर्णिका पर। तो ये अल्फा कणों का स्रोत है, इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ उपस्थित है, वो अल्फा कण उत्सर्जित करता है। अल्फा कण क्या होते हैं? द्विधनावेशित हीलियम आयन 2He4+2 हीलियम आयन को अल्फा कण कहते हैं। कल वाली क्लास में अपन बात कर चुके हैं। लीड प्लेट अल्फा कणों को जाने देती है और वो जाकर के कहाँ गिरते हैं? इस सोने की पर्णिका पर गिरते हैं। पर्णिका पर अल्फा कण गिरते हैं तो वो अल्फा कण सोने की पर्णिका से आर पार निकल जाते हैं। और यहाँ लगा हुआ है जिंक सल्फाइड से लेपित फोटोग्राफी फिल्म। ये जो आप देख रहे हो ये फोटोग्राफी फिल्म है, फोटोग्राफी फिल्म, और इस पर लेपित है जिंक सल्फाइड। जैसे ही अल्फा कण निकल कर इसके ऊपर टक्कर मारते हैं, आर पार चले जाते हैं, क्योंकि ये रोकता नहीं है, और रोकता नहीं है तो पार निकलते हैं और इस फिल्म पर जाकर के, जिंक सल्फाइड से जो लेपित फिल्म है उस पर जाकर गिरते हैं और वहाँ प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति यानी चमक उत्पन्न होती है। अब रदरफोर्ड ने, ये इसका प्रयोग था, उसके दो विद्यार्थियों और रदरफोर्ड ने मिलकर के किया कि सोने की 100 mm मोटाई वाली पतली पर्णिका पर जब अल्फा कणों की बौछार करवाई जाती है तो अल्फा कण पर्णिका के आर पार चले जाते हैं। थॉमसन मॉडल क्या कह रहा था कि परमाणु का द्रव्यमान समान रूप से संपूर्ण परमाणु में फैला होता है। अपेक्षा रदरफोर्ड भी यही कर रहा था कि थॉमसन मॉडल से मिलता जुलता ही कुछ मिलेगा, कि परमाणु का द्रव्यमान फैला हुआ मिलेगा। लेकिन अल्फा कण इतने शक्तिशाली और इतनी ऊर्जा वाले होते हैं कि वो उस द्रव्यमान को भी पार करके चले जाएंगे। फिर ये तो उसका प्रयोग था। उसके बाद उसने परीक्षण क्या देखे कि ये अधिकांश अल्फा कण जो थे वो सोने की पर्णिका के पार बिना विक्षेपित हुए ही निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण सीधे बिना विक्षेपण के, यानी इनका विक्षेपण बिल्कुल भी नहीं होता, निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल के इस फिल्म पे गिरते हैं। कुछ अल्फा कण आंशिक रूप से क्या होते हैं? आंशिक रूप से विक्षेपित होते हैं, यानी थोड़े से क्या होते हैं? मुड़ के चले जाते हैं। अधिकांश तो सीधे क्या हो रहे हैं? आर पार। कुछ आंशिक रूप से, यानी यूं जाके इस तरीके से, ये आंशिक रूप से विक्षेपित होते हैं। और बहुत कम, लगभग बहुत कम, लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक, बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए
विक्षेपित हुए, यानी अधिकांश तो सीधे जा रहे हैं, कुछ आंशिक रूप से विक्षेपित हो रहे हैं, और बहुत ही कम लगभग 20,000 अल्फा कणों को अल्फा कणों के स्रोत से भेजने के बाद एक कण 180 डिग्री पर घूम करके वापस आ जाता है, यानी इस प्रकार से लौट जाता है 180 डिग्री पर। इस तरीके से ये सोने की पर्णिका का रेखांकित व्यवस्था चित्र है। इसके अंदर अल्फा कण अधिकांश पार जा रहे हैं, कुछ आंशिक रूप से विक्षेपित हो रहे हैं, और बहुत कम यानी 20,000 कणों में से क्या हो रहा है, एक कण वापस लौट के आ रहा है। ये उसको देखने को मिले जब वो क्या कर रहा था, अपने प्रयोग कर रहा था, तो प्रेक्षण ये मिले उसको, देखा क्या क्या उसने, ये देखा उसने। अब जब एक कण 180 डिग्री के एंगल पर लौट के आ रहा है, तो ये रदरफोर्ड और उसके विद्यार्थियों के लिए ठीक वैसा ही था जैसा तोप का गोला किसी कागज से टकराकर लौट के वापस आ जाए। ये प्रेक्षण थे, और प्रेक्षण से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, प्रेक्षण से निष्कर्ष ये निकाला, पहला निष्कर्ष कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। किससे साबित हुआ, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण क्या हो रहे हैं, आर पार जा रहे हैं, इसलिए परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। एक कण 20,000 में से वापस लौट के आ रहा है, इसका मतलब ये अल्फा कण क्या है, धनावेशित हीलियम आयन है, वापस लौट के आ रहा है, इसका मतलब वो प्रतिकर्षण अनुभव कर रहे हैं कहीं से। 20,000 में से एक कण जहाँ से लौट के आ रहा है वहाँ इसका मतलब धनावेश मौजूद है, और वहाँ धनावेश से क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। तो परमाणु का धनावेश एवं द्रव्यमान, थॉमसन क्या कह रहा था, द्रव्यमान बिखरा हुआ पाया जाता है, लेकिन इससे क्या साबित हुआ, परमाणु का धनावेश और द्रव्यमान बहुत ही छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, यानी एक जगह इकट्ठा रहता है, और उस स्थान को परमाणु का नाभिक कहते हैं, उसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक। और नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है, क्योंकि धनावेशित से क्या हो रहा है, वो कण वापस लौट के आ रहा है। तो परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है और वो छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ये किसने कहा था, नाभिक को खोजकर्ता जो था वो रदरफोर्ड को ही माना जाता है। खोजकर्ता किसका, नाभिक का, किसको माना जाता है, रदरफोर्ड को। तो नाभिक बहुत छोटे से क्षेत्र में केंद्रित होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु का धनावेश द्रव्यमान बहुत ही छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, इसे परमाणु का नाभिक कहते हैं, और इसीलिए खोजकर्ता रदरफोर्ड को नाभिक का माना जाता है। ये उसने निष्कर्ष निकाले किससे, अपने प्रयोग, उसके बाद प्रेक्षण, और उससे ये निष्कर्ष उसने निकाल लिए, किसने, रदरफोर्ड, उसके विद्यार्थियों ने। अब रदरफोर्ड और विद्यार्थियों ने जब निष्कर्ष निकाल लिए तो परमाणु के बारे में कुछ तथ्य रखे। परमाणु के बारे में उन्होंने कुछ तथ्य रख दिए। कि परमाणु क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की व्यवस्था किस प्रकार की, रदरफोर्ड मॉडल की तथ्य। क्या तथ्य रखे,
परमाणु में धनावेश छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ये तो बात अपन कर चुके हैं पीछे। अब नाभिक के चारों ओर परमाणु में वृत्ताकार पथ पाए जाते हैं। परमाणु में नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक का मतलब पॉजिटिव चार्ज, चारों ओर वृत्ताकार पथ पाए जाते हैं, जिन्हें कक्षाएं कहते हैं। कक्षाएं कहते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करते हैं। बहुत तेजी से क्या करते हैं? गति करते हैं। और नाभिक धनावेशित और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाए जाते हैं। धनावेशित नाभिक एवं ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बलों के समान आकर्षण बल पाए जाते हैं। यानी धनावेश और ऋणावेश के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल जैसे ही बल पाए जाते हैं। तो ये रदरफोर्ड मॉडल के परमाणु के बारे में तथ्य जो रखे गए थे वो थे कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होते हैं, जिनको कक्षाएं कहते हैं। उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बहुत तेजी से गति करते हैं। और धनावेशित नाभिक और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल के समान ही आकर्षण बल या उसी प्रकार के आकर्षण बल पाए जाते हैं। अब रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल की तुलना करी सौरमंडल से। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल की तुलना सौर मंडल से की। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी सौरमंडल से अपने परमाणु मॉडल की तुलना कर दी। लेकिन इलेक्ट्रॉन आवेशित होते हैं और सौरमंडल में ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो आवेशित नहीं है। और जब त्वरित आवेशित कण को गति प्रदान की जाती है तो वह अपनी ऊर्जा को क्या करता है? नष्ट करता रहता है। त्वरित आवेशित कण को जब गति प्रदान की जाती है, यह आवेशित कण जब गति करता है तो वो ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में नष्ट करता रहता है। और ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होते हैं
वो अपनी ऊर्जा को जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे तो वो आवेशित कण है, और आवेशित कण जब गति करते हैं तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में, जिनको अपन आगे पढ़ने वाले हैं, विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। और विकिरणों का जब उत्सर्जन करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कम होती चली जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जब कम होती चली जाएगी तो इलेक्ट्रॉन अंततः नाभिक में गिर जाएंगे। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के तुलना तो कर दी सौरमंडल से, लेकिन स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, क्योंकि सौरमंडल में ग्रह आवेशित नहीं होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन आवेशित होते हैं। ये बात साबित हो चुकी थी। आवेशित कण जब गति करते हैं तो विकिरणों के रूप में ऊर्जा निकालते हैं, और जब ऊर्जा किसी कण की कम होती चली जाती है तो वो अंततः क्या होगा, जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटेगी तो नाभिक इस ऋणावेशित कण को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, और ऐसी स्थिति में परमाणु स्थायी नहीं होगा। जैसे अपन गोल वृत्ताकार पथ में दौड़ लगाते हैं तो पहले पूरा राउंड लेंगे, फिर थक जाते हैं क्योंकि एनर्जी लॉस्ट हो रही है, तो दूसरे राउंड में थोड़ा सा अंदर से ले लेते राउंड, फिर राउंड और कम, ऐसे करते 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 अपन राउंड को और छोटा करते चले जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन भी अपने वृत्ताकार पथ को फिर कम करते चले जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा था, एनर्जी घटेगी तो ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ घटते घटते यहाँ पहुँच जाएगा और अंततः नाभिक में गिर जाएगा। तो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या रदरफोर्ड मॉडल सौरमंडल से तुलना करने के बावजूद भी नहीं कर सका। तो इसकी कमी क्या रह गई? रदरफोर्ड मॉडल की कमी यह रह गई कि उस सौरमंडल से तुलना करने के बाद भी अपने परमाणु मॉडल से परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। यह था अपना रदरफोर्ड मॉडल, अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग।